ब्रज विजन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यूपी के तेज तर्रार आईपीएस 1991 बैच के श्री राजीव कृष्ण जी का से संवाद करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अभी तक क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं और उनके क्या विचार हैं पुलिसिंग के ऊपर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप आईआईटी रुड़की से हैं, तो आपका स्कूलिंग कहाँ पर हुआ, ये हमारे जो श्रोता है वो जानना चाहेंगे। तो अगर स्कूलिंग की बात करें तो हाई स्कूल मैंने जीआईसी इलाहाबाद से किया, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद से, और उसके बाद इंटरमीडिएट जो है वो यूपी बोर्ड में लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज एक कॉलेज है जी, तो वहां से इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट के बाद मैंने ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं इंजीनियरिंग के और रुड़की के, वो एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद में अब जो इसको IIT रुड़की कहते हैं, उस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की हुआ करता था, उसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई और उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स में बीटेक किया। उसके बाद 2 साल मैंने जॉब किया और उसके बाद ये एग्जाम यूपीएससी का क्लियर करके यहाँ पर सर्विसेज में। सर, जैसे हमारी जानकारी है कि आपने फिलॉसफी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जी, जो कि बिल्कुल ही अलग ट्रेंड है। और अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए एक इंजीनियर के साथ फिलॉसफी, विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बिकॉज आप इंजीनियर हैं तो यू कैन थिंक मेथोडोलॉजिकली और आप फिलॉसफी एक अपना व्यू पॉइंट भी बना सकते हैं। तो सर, आपका क्या सोच के आपने फिलॉसफी एज अ ऑप्शनल लिया? फिलॉसफी मतलब ये एक अपने आप में बड़ा एक मजेदार वाकया है। मुझे थोड़ा शौक था ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ने का, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने का जनरल रीडिंग का शौक था। लेकिन जब एग्जाम मैंने दिया तो उस टाइम यूपीएससी का जो सिलेबस आया करता था, तो सिलेबस जो था वो इन सब्जेक्ट्स का मैंने देखा, तो सबसे छोटा सिलेबस जो उसमें लिखा हुआ था वो फिलॉसफी का लिखा हुआ था। तो मुझे फिलॉसफी का मैंने फॉर्मली स्टडी नहीं की थी, तो इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि वो उस छोटे से सिलेबस में कितना ज्यादा मटेरियल और कितनी गहराई है। बट उस छोटे से सिलेबस की लेंथ को देख करके मैंने उसमें फिलॉसफी अप्लाई कर दिया या फॉर्म भर दिया। और जब उसके बाद उसके सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू किया, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, इंडियन स्कूल्स, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी एंड सो मेनी अदर थिंग्स, तब मालूम पड़ा कि बहुत ही ज्यादा टफ सब्जेक्ट है ये। बट क्योंकि वो भर चुका था, तो पूरी मेहनत के साथ और पूरे जोश के साथ उसको आगे बढ़ाया और ईश्वर की कृपा से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। मैंने सुना है आपके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है जिसमें फिलॉसफी की बहुत सारी बुक्स। जी, मेरे पास मुझे पढ़ने का अभी भी बहुत शौक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे घर में मुझे भी, मेरी वाइफ को भी और बच्चों को भी पढ़ने का शौक है। तो अभी मेरे पास करीब 6-6.5 हजार बुक्स की लाइब्रेरी है। मैं उसको शेयर भी करता रहता हूँ, डोनेट भी करता रहता हूँ। उसमें यस, पॉलिटिकल साइंस की, फिलॉसफी की, हिस्ट्री की, करंट अफेयर्स की, सामयिक विषयों की, फिक्शन की कई किताबें हैं, फिलॉसफी की भी किताबें हैं उसमें। सर, जब आप आईपीएस हैदराबाद में कर रहे थे, आप ट्रेनिंग कर रहे थे, उसके बाद आपकी 1 साल या 1.5 साल पढ़ाई के बाद वहाँ आपकी फील्ड पोस्टिंग होती है, तो आपकी फील्ड पोस्टिंग पहले कहाँ हुई? मेरी फर्स्ट फील्ड पोस्टिंग हुई अंडर ट्रेनिंग में इलाहाबाद में और रेगुलर एएसपी के रूप में कानपुर में। तो इन दोनों जगह पर मिलाकर करीब मैंने 2-2.5 साल का समय बिताया। और उसके बाद प्रमोशन होता है हमारे यहाँ पर एसपीसीटी के रूप में, तो एसपीसीटी के रूप में करीब 2 साल में अलीगढ़ में रहा। पर इसमें फिलॉसफी ने क्या रोल प्ले किया? एज अ पुलिसमैन यू वुड बी हैविंग सर्टेन फिलॉसफी, सर्टेन फीलिंग, सर्टेन इमेजिनेशन की आप ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो रियलिटी वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। देखिए, ऐसा है कि जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, उनको ह्यूमैनिटीज एक पर्टिकुलर कारण से कहा जाता है, दे डील विद ह्यूमंस जी। तो इस वजह से जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं उसमें ह्यूमन माइंड के बारे में, उनकी सोशल कंडीशनिंग के बारे में, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में जो इवोल्यूशन हुआ है पिछले 4-5 हजार सालों में, उसके बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों से पढ़ाई होती है और इसी प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट्स बनते हैं। टेक्निकल एजुकेशन होने के कारण
सिर्फ आप मेनली साइंटिफिक या कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर या टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर ज्यादा डील करते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी जीवन के किसी भी विधा में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, विशेषकर पुलिसिंग में, जहां पर हम मेनली ह्यूमन से ही डील कर रहे हैं, तो वहां पर दोनों चीजों की जानकारी होना आवश्यक है। सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होने से आप एक अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक अच्छे डेवलपर हो सकते हैं, आप एक अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज की नॉलेज के बिना या लोगों के सोचने के तरीके के बारे में जानकारी के बिना पब्लिक डीलिंग भी डिफिकल्ट है और लोगों के साथ आप एक प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो फिलॉसफी का एज सच अगर आप डायरेक्ट पूछे कि डायरेक्टली क्या कोरिलेशन है सर्विस के साथ में, तो वो बताना बड़ा मुश्किल है। बट डेफिनेटली जो फिलोसफिकल थीम्स हैं, अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करें या वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें, तो दोनों में ही कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक, फ्री थिंकिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये सब चीजें ओरिजिनली फिलोसफी से ही जनरेट हुई। और उसके बाद जैसे जैसे सब्जेक्ट्स बढ़ते गए, वहां से अलग अलग ब्रांचेस में इन्होंने डाइवर्सिफाई किया। तो फिलॉसफी की एक ग्राउंडिंग होने के कारण आपके सोचने का एक नजरिया, समझने का एक नजरिया, उस पर फर्क पड़ता है और किसी भी प्रॉब्लम को आप एक ओपन माइंड के साथ में मल्टीपल एंगल से डील कर सकते हैं। So when you were young and you had, जब IPS young होता है तो बड़ा जोश होता है। So how you were managing the stress and balancing with the family? जब थोड़े से आप प्रिपेयर हुए होंगे, शादी भी हुई होगी। जी, पुलिस का जॉब चैलेंजिंग जॉब है। इट कैन बी स्ट्रेसफुल बट इट इज डेफिनेटली चैलेंजिंग। स्ट्रेस बेसिकली किसी भी इंसान को तब होता है जब आप उस चैलेंज, जो बाहर का आपका चैलेंज है, एनवायरमेंटल चैलेंज है, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फैमिली से रिलेटेड हो और चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड हो, तो उस एनवायरमेंटल चैलेंज को या उन चैलेंजेस को आप अपने आप को उसके साथ में आप सामंजस्य स्थापित न कर पाए, तब स्ट्रेस पैदा होता है। तो चैलेंज तो है बट सामंजस्य पैदा करना एक बहुत बड़ी चीज है। आई वॉज लकी इन द सेंस कि एक तो बाई नेचर थोड़ा सा मेरे को टेम्परामेंटली बहुत ज्यादा माने दिक्कत नहीं होती है सामंजस्य स्थापित करने में। दूसरा, परिवार की ओर से भी जो हमारी वाइफ थी, उनकी वो भी जॉब कर रही है, वो इनकम टैक्स में है और उनका एक फैमिली बैकग्राउंड भी रहा है पुलिस का, उनके फादर पुलिस में थे। तो इन सब कारणों से फैमिली की तरफ से भी एक सपोर्ट मिला, एक अपना इन चैलेंजेस को देखने का नजरिया था, उससे भी हेल्प मिली और जो अपना रिस्पॉन्स था इन दोनों के कारण, उसकी वजह से ये स्ट्रेस हो नहीं पाया। अदरवाइज यस, पुलिस का जो जॉब है या कोई भी जॉब जिसमें अगर आप जो अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या चैलेंजेस के साथ आप सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते हैं, तो वहां पर स्ट्रेस आना लाजमी है। फिर एक और, क्योंकि आपकी वाइफ इनकम टैक्स में है, तो मैं अपने दर्शकों के लिए एक सवाल की तरफ से एक सवाल करना चाहूंगा कि एक ऑल इंडिया सर्विस होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस होती है, तो उन दोनों में डिफरेंस कुछ अगर आप क्या होता है? तो ऑल इंडिया सर्विस ऐसा होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज डिफाइन की गई हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस माने फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज के सर्विस रूल्स पर डिफरेंट हैं। ये कार्डर बेस्ड सर्विसेज हैं, जहां पर आप आते तो यूपीएससी के थ्रू हैं, परंतु आपको एक कार्डर अलॉट होता है और आपका अधिकतर जॉब या नौकरी उसी कार्डर के अंदर व्यतीत होती है। हालांकि आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप किसी समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, बट अधिकतर समय आपका अपने कार्डर में व्यतीत होता है। तो आपका अपने कार्डर के प्रति ज्यादा लगाव भी होता है और ज्यादा जानकारी भी होती है। सेंट्रल सर्विसेज जो है उसमें कोई कार्डर नहीं होता है,
उसमें आपकी पोस्टिंग अगर आज लखनऊ में है तो कल कलकत्ता में हो सकती है, परसों बम्बई में हो सकती है, अगले दिन दिल्ली में हो सकती है। तो वहां पर पूरे इंडिया भर में आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ जॉब ये एसेंशियल फर्क है सर्विस कंडीशन में। जो नेचर ऑफ जॉब है वो हर एक सर्विस का अलग अलग होता है। इनकम टैक्स का अपना लॉज है, उनको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे यहाँ पर अपने पुलिस में अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और दोनों का नेचर ऑफ जॉब अलग है। आपने एटीएस की स्थापना यूपी में की, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था और आपको क्या पॉजिटिविटी या क्या चैलेंजेस आपने उसमें फेस किए? मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एटीएस की स्थापना मैंने नहीं की, एटीएस की स्थापना गवर्नमेंट ने की। बट यस यस ऐसा हुआ कि 2007 में उत्तर प्रदेश में 3 कचहरियों में, लखनऊ में, बनारस में और फैजाबाद में 3 कचहरियों में साइमल्टेनियस बॉम्ब ब्लास्ट हुए। मेरे ख्याल से 9 सितंबर 2007 की बात है। तत्कालीन गवर्नमेंट ने उसी दिन निर्णय किया कि एक नई संस्था बनाई जाए जो कि विशेष रूप से प्रशिक्षित हो, विशेष रूप से सुसज्जित हो, और उनका कार्य मेनली आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हो। इन उद्देश्यों के लिए उसी दिन सेम डे गवर्नमेंट ने एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस का गठन करने का शासनादेश जारी किया। मुझे उसका प्रथम लीडर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मौका प्राप्त हुआ। इनफैक्ट जब मुझे वहां पर तैनात किया गया तो पूरे संगठन में मैं अकेला ही था। ना नीचे कोई कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल थे, और ना कोई उसका कार्यालय था, ना कोई उसका कोई माने संसाधन थे। तो बहुत ही जल्दी माने विदिन 1 मंथ हम लोगों ने उसको ऑपरेशनलाइज किया। उसमें जो योग्य लोग थे उनका चयन करके उसमें शामिल किया, संसाधन सरकार के माध्यम से जुटाए, कार्यालयों को सरकार ने पूरा सपोर्ट किया, कार्यालयों को जोड़ा, तत्काल ट्रेनिंग शुरू करी, और इन घटनाओं की और बाकी घटनाओं की भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अगर आपको ध्यान हो कि 2004 से 2008-9 तक भारतवर्ष के कई शहरों में इस प्रकार के बम धमाके हुए थे, और उसमें प्रत्येक ऐसे धमाके में इंडियन मुजाहिदीन नाम के संगठन ने अपनी जिम्मेदारी ली थी। एक विशेष बात यह थी कि ये जिम्मेदारी वो घटना होने के पहले लेते थे। माने कि वो एक ईमेल आता था विभिन्न पत्रकारों के पास या मीडिया हाउसेस के पास कि अगर 10 मिनट में एक्स शहर में बम ब्लास्ट होने वाला है और हम उसको कर रहे हैं, और फिर 10 मिनट बाद ब्लास्ट होता था। इस प्रकार के धमाके ये यूपी में आपको बताए। इसके अलावा जयपुर में हुए, अहमदाबाद में हुए, हैदराबाद में हुए, दिल्ली में हुए, बॉम्बे में हुए, तो पूरे भारतवर्ष में, भोपाल में हुए, पूरे भारतवर्ष में कई जगह धमाके हो रहे थे। और पिछले 2 साल से ये सिलसिला चल रहा था, और पिछले 2 साल में तमाम एजेंसीज इन घटनाओं के खुलासे के लिए लगी हुई थी। यूपी एटीएस के गठन के बाद ये जिम्मेदारी हमको भी मिली यूपी की घटनाओं के लिए, और मैं इस चीज में एक संतोष भी व्यक्त कर सकता हूं और गर्व भी कर सकता हूं कि इन तमाम एजेंसियां जो कि काफी टाइम से इन घटनाओं में लगी हुई थी, उनके चलते हुए भी यूपी एटीएस वाज द फर्स्ट एजेंसी जिसने 3 महीने के अंदर इंडियन मुजाहिदीन की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश किया, उसमें शामिल लोगों के बारे में पता किया, उन घटनाओं का खुलासा किया, और उसके बाद तो लगातार सारी एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन रहा, सभी स्टेट्स के सभी एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन रहा, सेंट्रल एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन रहा। सेंट्रल एजेंसीज की अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में सभी एजेंसीज ने कोऑर्डिनेट करके इस पूरे संगठन को, इस पूरे संस्था को के खिलाफ बहुत ही प्रभावी कानूनी कार्रवाई की, और यही कारण था कि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन जड़ समूल इसको खत्म किया जा सका। अभी भी एटीएस ऑपरेशनल है यूपी के अंदर। सर, आपकी सेंट्रल पोस्टिंग भी रही है, एंड आप बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स को आपने आईटी मेंटेन किया है, पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर। तो सर, वेयर वर यू पोस्टेड? मैं 5 साल रहा बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, जिसमें से 1 साल में रहा जम्मू कश्मीर में, और शेष 4 साल में दिल्ली में रहा एज आईजी ऑपरेशंस बीएसएफ। तो एज आईजी ऑपरेशंस बीएसएफ जो
मेरे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें दोनों ही बॉर्डर, पूरा इंडो पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर और इंडो बांग्लादेश का पूरा बॉर्डर, दोनों मिला के करीब 6,500 किलोमीटर के बॉर्डर पड़ते हैं। इन बॉर्डर पर तमाम तरह के जो सुरक्षा व्यवस्था, क्राइम्स जो होते हैं उनकी रोकथाम, जो स्मगलिंग होती है उसकी रोकथाम, जो आतंकवादियों का मूवमेंट हो सकता है उसकी रोकथाम, जो ड्रग्स वगैरह का मूवमेंट हो सकता है उसकी रोकथाम इत्यादि मेरे कार्य क्षेत्र में शामिल थे। इसके अलावा बीएसएफ उन दिनों और अभी भी 2 स्टेट्स में एंटी नक्सल ऑपरेशंस भी कर रही थी, तो उन एंटी नक्सल ऑपरेशंस के बारे में भी कोऑर्डिनेशन, रणनीति बनाना और लीडरशिप प्रोवाइड करना, ये एज आईजी ऑपरेशंस मेरा कार्य था। सर, आप आगरा पोस्टिंग आने से पहले यू वर डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, जो आप ट्रेनिंग स्कूल जो यूपी पुलिस का है उसमें यू वर लीडिंग और हेडिंग दैट, तो उसका कुछ अनुभव? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं ट्रेनिंग एक बहुत ही एक ऐसा विषय है जो मुझे बहुत प्रिय है, और मैं 2 बार उस पुलिस एकेडमी का डायरेक्टर रहा हूं, और बहुत ही पॉजिटिव काम वहां पर होता है। किसी भी प्रोफेशनल संस्था में और एक नॉर्मल संस्था में जो फर्क है वो सिर्फ ट्रेनिंग का फर्क है। अगर आप जो वर्ल्ड के बेस्ट फोर्सेस हैं या संस्थाएं हैं, बेस्ट फोर्सेस, अगर फोर्सेस का एग्जांपल लें हम, तो बेस्ट फोर्सेस आपकी मान लीजिए ग्रीन बेरे है या मेरीन्स, यूपी यूएस मेरीन्स हैं, और आप किसी वर्ल्ड की ऐसी एक सामान्य सी संस्था को ले लें, किसी भी संस्था को मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, किसी को भी आप ले लें जो कि सबसे खराब संस्था गिनी जाती हो, तो दोनों में फर्क सिर्फ ट्रेनिंग का है। ऐसा नहीं है कि किसी के 4 हाथ है, किसी के 5 पैर है, किसी की ज्यादा, जो भी फर्क है सिर्फ ट्रेनिंग का है। तो उस ट्रेनिंग की वजह से ही आप एक सामान्य संस्था को किसी भी फील्ड में बहुत उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हैं। मेरा पर्सनल विचार यह है कि ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी संस्था का, और उस ट्रेनिंग में जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको इंक्लूड होना चाहिए, उसमें उनको समय मिलना चाहिए, संसाधन मिलने चाहिए, जिससे कि वो ट्रेनिंग के कार्य को और बेहतर कर सकें। और जो ये करीब 2 साल का मेरा वहां पर टेन्योर रहा, वो बहुत ही संतोषप्रद रहा। मुझे खुद काफी सीखने का मौका मिला और काफी सिखाने का मौका भी मिला। सर, ट्रेनिंग देने के बाद जो ऑन द जॉब जो ट्रेंड होके लोग जाते हैं, उनको आप जो चेंज आया है उसको आप पुलिस में कैसे मेजर करते हैं? किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी एनवायरनमेंट में और ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में हमेशा फर्क रहेगा। जी बिल्कुल। दुनिया का कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है या दुनिया का कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जो पूरी तरह से एक जैसा हो। स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद पुलिसिंग, व्हेन यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस, तो वहां पर आप एक्चुअल माहौल और ट्रेनिंग का माहौल बिल्कुल अलग होता है। ट्रेनिंग से आपको एक बेस मिलता है नॉलेज का, स्किल का, एटीट्यूड का। नॉलेज में आपको तमाम कानूनों की जानकारी होती है, कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी होती है, अपने पावर्स की जानकारी होती है, नागरिकों की पावर्स की जानकारी होती है, ह्यूमन राइट्स की जानकारी होती है, और उस जानकारी को आप इंप्लीमेंट करते हैं। जो स्किल्स हैं, वो स्किल्स में आपको वेपन हैंडलिंग की जानकारी होती है, फिजिकल फिटनेस की जानकारी होती है, या प्रैक्टिस करते हैं आप उसको। आप और भी तमाम स्किल्स हैं जो पुलिस के कार्य के लिए आवश्यक हैं, उनकी यहाँ पर जानकारी होती है। बट जब आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में आते हैं और इन स्किल्स को और इन नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो विदाउट दोज स्किल्स एंड नॉलेज आप उस एनवायरनमेंट में पब्लिक की अपेक्षा के अनुरूप कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, मतलब दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंसी के लिए जब आप मौके पर आते हैं या एनवायरनमेंट में आते हैं या एक्चुअल जॉब में आते हैं, तो लगातार अपने एक ओपन माइंड के साथ में सीखने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए, समझने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए। जो आदमी आपके पास अपनी समस्या को लेकर आ रहा है, उसकी बात को आप ओपन माइंड से सुन सकें, एक प्री कंसीव्ड नोशन से ना रहें, उसमें किस प्रकार से आप कानूनों को इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में आप बात कर सकें, और
टू द एक्सटेंट पॉसिबल जो भी दायित्व के लिए आपको जो पद मिला हुआ है उसके साथ आप जस्टिस कर सकते हैं। सर, आप जो करंट पोस्टिंग है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग जी। 7 जिलों के यू आर द लीडर। तो सर, इसमें व्हाट आर द चेंजेस एज अ लीडर यू एक्सपेक्ट टू ब्रिंग इनटू 7 जो आपकी डिस्ट्रिक्ट आपके? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे कि अभी पिछले सवाल के जवाब में मैं चर्चा कर रहा था ट्रेनिंग के बारे में, तो एज ए कमांड फंक्शन, एज ए सीनियर लेवल, मैं समझता हूं कि अपने जवानों की, अपने अधिकारियों की लगातार और अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग होती रहे, जिससे कि उनके नॉलेज में, उनकी स्किल में और उनके एटीट्यूड में बेटरमेंट हो। ये मैं समझता हूं कि मेरा सबसे पहला काम है। और इस दिशा में अभी मैं कल भी अलीगढ़ गया था, वहां पर भी कुछ ट्रेनिंग सेशंस आयोजित किए थे, सवेरे मॉर्निंग परेड में भी ट्रेनिंग सेशंस आयोजित किए थे। तो अपने फोर्स के इम्प्रूवमेंट के, फोर्स की कार्य प्रणाली के इम्प्रूवमेंट के, उनकी डिलीवरी के इम्प्रूवमेंट के लिए जो आवश्यक संसाधन, प्लानिंग और ट्रेनिंग, ये तीनों ही जो है ये मैं समझता हूं कि एज ए एडीजी मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ग्राउंड लेवल के एग्जीक्यूशन के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। तीसरी चीज, अगर किसी लेवल पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको दूर करना, वो एक इंपॉर्टेंट काम है। माइक्रो लेवल पर केस बाय केस बेसिस पर अगर हमारे अधिकारियों की कार्यप्रणाली से कोई नागरिक संतुष्ट नहीं है तो वो आते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, उसमें भी एक उनको संतुष्टि प्रोवाइड करना विद इन दी रियल्म ऑफ फैक्ट एंड लॉ, वो भी मेरा एक काम है। तो ये सुपरविजन करना, बेसिकली ट्रेनिंग करना और सामंजस्य करना। सर, जो सिविल सोसाइटी है उसको आप पुलिसिंग में कैसे देखते हैं कि उसको कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है कि बेटर पुलिसिंग हो सके? क्योंकि अभी जो पुलिसिंग का क्राइटेरिया है या उसका एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि सोसाइटी इज नॉट दैट जब कानून बने होंगे। और आज जो जिस तरीके से क्राइम हो रहा है या जिस तरीके से क्राइम प्रिवेंशन किया जा सकता है सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर, उसमें आपका क्या है? 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा इस विषय में। एक तो अब बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं, खासतौर से साइबर क्राइम्स, जिसमें द ओनली इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग दैट क्राइम वो है जागरूकता। जागरूकता के माध्यम से ही आप सतर्क होकर के अपने आप को उस साइबर क्राइम का विक्टिम होने से बचा सकते हैं। शासन के स्तर पर, गवर्नमेंट के स्तर पर, डिपार्टमेंट के स्तर पर समय समय पर कई सारे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है अलग अलग तरीकों के बारे में, जिन तरीकों के माध्यम से ये जो साइबर ठग हैं या क्रिमिनल्स हैं वो लोगों का पैसा चुरा रहे हैं। इस जागरूकता के अभियान में मैं समझता हूं कि सिविल सोसाइटी शामिल होकर एक सहभागिता भी प्रोवाइड करके इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा कर सकती है। जितना ज्यादा हम जागरूक होंगे उतना ही ज्यादा हम अपने आप को बचा सकते हैं। मेरे मोबाइल पर भी अक्सर व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स आते हैं अननोन नंबर से। व्हाट्सएप वीडियो कॉल अननोन नंबर से सही भी हो सकते हैं, बट इस बात की संभावना है कि भी हो सकती है कि लोग उसमें ऑब्जेक्शनेबल वीडियो के साथ में किसी को खड़ा करके आपसे बात करें, और द मोमेंट यू स्विच ऑन, यू कनेक्ट द कॉल, इमीडिएटली आपका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दो। तो ये एक ऐसी चीज है, मैं कभी खोलता नहीं हूं ऐसे अननोन व्हाट्सएप कॉल, अननोन व्हाट्सएप वीडियो कॉल। आई नेवर अटेंड दैट। हो सकता है कि इसमें कुछ जेन्युइन लोगों का, बट जेन्युइन लोग को व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल करने की जरूरत है, नॉर्मल बात करेंगे वो। तो ये तरीका हुआ। तमाम तरीके इस तरीके के हैं जिसमें लोगों में अवेयरनेस की आवश्यकता है, और वो अवेयरनेस को फैलाने में सिविल सोसाइटी और पुलिस का आपस का सामंजस्य इस प्रक्रिया को बहुत ज्यादा बढ़ा भी सकता है और सुगम भी बना सकता है। दूसरी चीज, अपने क्षेत्र के बारे में जानकारियों को आपस में शेयर करना।
दिक्कत क्या है कि, और मैं दोनों तरफ की दिक्कत बता रहा हूं आपको, सिविल सोसाइटी के साथ थोड़ा दिक्कत ये होती है कि हमारे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर, वो पूरे जिले में एसपी होता है, उसके बाद एसएचओज होते हैं, उसके बाद चौकी इंचार्ज होते हैं, और फिर बीट होती है जिसमें 1 या 2 सिपाही, हल्के के सिपाही होते हैं। नाउ हमारा एक जो हिंदुस्तान है वो एक क्या कहना चाहिए, एक हायरार्किकल सोसाइटी है, एक हायरार्किकल सोसाइटी है। अब उस हल्के में या उस खासतौर से सिटीज की बात कर रहा हूं, देहात में तो प्रॉब्लम नहीं आती है। सिटीज में मान लीजिए 4 मोहल्ले या 3 मोहल्ले, 2 कांस्टेबल्स उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। नेचुरली उन मोहल्लों में प्रबुद्ध लोग भी रहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, बड़े लोग भी रहते हैं, हर तरह से धनाढ़ लोग भी रहते हैं, अच्छे पदों पर रहने वाले लोग भी रहते हैं। अब संभव एक हमारे यहाँ जिस हायरार्किकल सिस्टम जो है उसमें कांस्टेबल से इंटरेक्ट करने में हमारे सिविल सोसाइटी के जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको दिक्कत होती है, जबकि वो उसका काम वही है, उसका काम वही है कि उनसे इंटरेक्ट करें। तो वो इंटरेक्शन ना होने, मतलब दोनों तरफ से कमी होने की वजह से वो इंटरेक्शन एक ऐसा इंटरेक्शन है जो कि हमारे पुलिस विभाग का एक बेस है। अगर वो इंटरेक्शन अच्छा होगा कांस्टेबल का या सब इंस्पेक्टर का वहां के अपने हल्के के रहने वाले नागरिकों के साथ में, तो वो एक ऐसा बेस प्रोवाइड करेगा जिस पर कोई भी इमारत खड़ी हो सकती है। अब क्योंकि वो बेस थोड़ा वीक है तो इसकी वजह से चीजें एस्केलेट होकर के सीधा एसएचओ के पास में या एसपी के पास में या किसी और अधिकारी के पास में जाती हैं, और कांस्टेबल धीरे धीरे उस प्रक्रिया से अलग हो जाता है। किसी भी संस्था में अगर आपके पास 1000 कर्मचारी हैं और उसमें से सिर्फ 50 लोग या 60 लोग जो कि एसएचओ या अबव रैंक के हैं, उनको हर चीज के लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा और 950 लोगों की जवाबदेही फिक्स नहीं होगी, तो नेचुरली वो सिस्टम उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा नेचुरली। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सिविल सोसाइटी का एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि हमारा जो कटिंग एज लेवल है, उस कटिंग एज लेवल की एक्सेप्टेबिलिटी पब्लिक के बीच में बढ़ाना, और उस एक्सेप्टेबिलिटी के साथ साथ अगर उनके द्वारा अच्छे कार्य किए जा रहे हैं तो उसका रिकॉग्नाइज किया जाए, और कोई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो कि नहीं किए जाने चाहिए उसको तत्काल संज्ञान में लाकर उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। तो आइदर वे इस कटिंग एज लेवल का पब्लिक के साथ समन्वय, ये इस कार्य में सिविल सोसाइटी बहुत महत्वपूर्ण रोल कर सकती है। So you have been a very good motivator because आप आगरा और ब्रज के जो यूथ हैं, जो आपके 7 जिले हैं वो भी ब्रज के अंदर ही करीब करीब आते हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं 2 ही बात कहना चाहूंगा। नंबर 1 कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता है। अपनी योग्यता के हिसाब से वो अपने ड्रीम्स, अपने सपने तय करे। ऑब्वियसली अचीवेबल होने चाहिए, इतने इजी भी ना हो कि आपको चैलेंज भी ना लगे और इम्पॉसिबल भी ना हो कि आप शुरुआत में ही कहें सर ये पॉसिबल नहीं, बट एक ड्रीम्स और चैलेंजिंग ड्रीम्स होने चाहिए। हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति की आकांक्षाएं अलग हैं, हर एक व्यक्ति की योग्यताएं अलग हैं, उसका शौक अलग है, तो वो अपने ड्रीम्स होने चाहिए हर एक लेवल पर। और दूसरा, उस ड्रीम्स को पूरा करने का हौसला होना चाहिए। ड्रीम्स के साथ अगर हौसला ना हो तो ड्रीम्स बेकार है, अगर हौसला है परंतु कोई गोल नहीं है तो हौसला बेकार है, फिर हौसला गलत चीजों में इस्तेमाल हो जाता है। तो आप तय करें कि मुझे ये करना है, ये अचीव करना है, जो भी हो उसको, और दूसरा अगर वो हौसला रहे कि हम उस चीज को अचीव कर पाए। मैं समझता हूं कि ये 2 चीजें अगर आप में होंगी तो कभी दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम चर्चा कर रहे थे श्री राजीव कृष्ण जो आगरा के एडीजी हैं। हम आगे फिर से आएंगे उनसे चर्चा करने के लिए अलग टॉपिक।